वेलकम बैक टू लॉ विस्टा। इस वीडियो में हम सेक्शन 16 पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ बिफोर द अक्रूवल ऑफ राइट टू सू। इफेक्ट ऑफ डेथ यानी डेथ अगर हो जाती है राइट टू सू अराइज होने के पहले या फिर राइट टू सू अराइज होने पर डेथ हो जाती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये हमें सेक्शन 16 बताता है। आप प्रोविजंस पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। हमने सेक्शन 15 तक सारे सेक्शंस कवर किए हैं। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू लॉ विस्टा, जहाँ पे हम सारे सेक्शंस डिटेल्ड में एग्जाम्पल के साथ कवर करते हैं, जो आपके जुडिशरी के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सेक्शन 16 में सबसे पहला जो सबसेक्शन है वो बात करता है प्लेंटिफ के लिए, और जो दूसरा सबसेक्शन है वो बात करता है डिफेंडेंट के लिए। अब आपको ये तो पता ही होगा कि प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है। प्लेंटिफ वो होता है जो सूट फाइल करता है और डिफेंडेंट वो होता है जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल होता है। तो ये हमें सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में पढ़ना है। तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सभी पर्सन जो अगर जिंदा होता, इफ़ ही वर लिविंग, अगर वो जिंदा होता तो उसके पास में राइट था एक सूट को इंस्टीट्यूट करने का, यानी उसके पास में राइट है कि वो किसी पर्सन के अगेंस्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है अगर वो जिंदा होता तो, और मेक एन एप्लीकेशन, या फिर वो एप्लीकेशन कर सकता है। बट वो उसकी डेथ हो जाती है, डाइज बिफोर द राइट अक्रूज। उसकी डेथ कब हो जाती है, उसका राइट अराइज होने के पहले। ये पहली सिचुएशन हो गई, डेथ बिफोर द राइट अक्रूज, ये पहली सिचुएशन हो गई। और दूसरी क्या है, और वेयर राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन अक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन। ये दोनों सिचुएशन हमें डिटेल में समझनी है, तो आपको सबसेक्शन 1 समझ आएगा, साथ ही साथ सबसेक्शन 2 समझ आएगा कि किसी पर्सन का राइट टू सू अराइज होता है, उसके राइट टू सू अराइज होने के पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, या फिर डेथ होने पर ही राइट टू सू अराइज हो रहा है। ये दोनों सिचुएशन हमें यहाँ पढ़ना है। तो क्या होगा, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो होगा वो कहाँ से कंप्यूट होगा, उस दिन से जिस दिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड, जो पर्सन की डेथ हो गई है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल हो जाता है सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या एप्लीकेशन को करने के लिए। यहाँ पे जो पहली सिचुएशन है, डाइज बिफोर द राइट अक्रूज, वो पर्सन की डेथ हो गई उसका राइट अराइज होने के पहले ही। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के ए ने बी को 1 लाख रुपीज़ दिए और दोनों ने अग्रीमेंट किया कि बी ये 1 लाख रुपीज़ ए को 3 इयर्स में रिटर्न कर देगा। ए कब बी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है, उसका राइट कब अराइज होगा, जब बी अग्रीमेंट के हिसाब से 3 साल के बाद पैसे नहीं दे उसे, तो ए के पास राइट आ जाएगा बी के अगेंस्ट में सूट फाइल करने का। अब क्या होता है कि इसमें से ये जो 3 इयर्स का टाइम पीरियड है, इसमें से 1 साल जाने के बाद ही ए की डेथ हो जाती है। मतलब जो ए है उसका राइट अराइज होने के पहले ही उसकी डेथ हो गई। तो लिमिटेशन पीरियड जो सूट वो फाइल कर सकता था अगर वो जिंदा होता, तो लिमिटेशन पीरियड कब से काउंट होगा, जब ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल हो जाए। फॉर एग्जांपल ए का छोटा सन है, तो जब वो फॉर एग्जांपल 15 इयर्स का है, तो 15 इयर्स के बाद में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब 18 का हो जाएगा, उस दिन से इस सूट के लिए 3 इयर्स का टाइम पीरियड जो कंप्यूट करना है वो शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सूट फाइल करने के लिए फॉर द रिकवरी ऑफ मनी 3 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो जब वो 18 का हो जाएगा तो 3 इयर्स जो सूट को फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड है वो उसके 18 होने के बाद में शुरू होगा, जब वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केपेबल हो जाता है। डिसीज्ड का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो केपेबल हो जाता है इंस्टीट्यूट करने के लिए सूट को या एप्लीकेशन करने के लिए। ये हमने देखी है पहली सिचुएशन, जहाँ पे वो पर्सन की डेथ हो जाती है उसका राइट अराइज होने के पहले ही। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है कि उसकी डेथ पर ही राइट अराइज हो रहा है। ये कब होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के एक ए पर्सन है, ए पर्सन ने बी पर्सन को एक अपनी प्रॉपर्टी दी, वो प्रॉपर्टी ए ने बी को दी है लाइफ टाइम के लिए।
मतलब जब तक कि वो ज़िंदा है, बी पर्सन जब तक ज़िंदा है तब तक कि वो उस प्रॉपर्टी पे रहेगा। उसके बाद में बी की जब डेथ हो जाती है तो बी की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी और सी इस प्रॉपर्टी का ओनर हो जाएगा। ऐसा ए ने अपनी विल में लिखा और ये प्रॉपर्टी बी को दे दी। तो सी ये प्रॉपर्टी को कब हासिल कर सकता है, कब इस प्रॉपर्टी के लिए वो सूट फाइल कर सकता है? जब बी की डेथ हो जाएगी। तो सी का जो राइट है वो अराइज हो रहा है, कब अराइज होगा? जब उसकी डेथ होगी। तो ये जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है हमें बताया जाता है कि द पीरियड वेयर अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन अक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन। जब बी की डेथ होगी तभी सी के पास में राइट अराइज होगा वो सूट को फाइल करने का। तो और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आगे? द लिमिटेशन पीरियड शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड। अब ये जो डिसीज्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, उसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे जो सी पर्सन है वो तो सूट फाइल कर सकता है ये घर के लिए, क्योंकि ए की विल में लिखा हुआ था कि वो बी की डेथ के बाद में वो हो जाएगा इसका ओनर। अब फॉर एग्जांपल कि सी की भी डेथ हो जाती है, इसका डेथ होने के बाद, बी की डेथ होने के बाद सी की भी डेथ हो जाती है, तो सी जो सूट फाइल कर सकता था वो सूट कब से कंप्यूट होगा उसका लिमिटेशन पीरियड? जब सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल हो जाएंगे सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या एप्लीकेशन करने के लिए। ये आई होप जो हमें सबसेक्शन 1 में सिचुएशंस बताई है वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे 2 सिचुएशन बताई गई है। सबसे पहली सिचुएशन में बताया जाता है कि आपका जो राइट है किसी पर्सन के अगेंस्ट में सूट फाइल करने का जो राइट है वो कब, वो जो राइट है वो राइट अराइज होने के पहले ही वो पर्सन की डेथ हो गई। फॉर एग्जांपल ए को सूट फाइल करना था किसी पर्सन के अगेंस्ट में, उसका राइट अराइज ही नहीं हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो जब ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल हो जाएंगे उस सूट को फाइल करने के लिए, उस दिन से उस सूट के लिए लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा। और दूसरी सिचुएशन में हमें क्या बताया कि अगर पर्सन की डेथ होने पर ही राइट टू सू अराइज हो रहा है तो डेथ के बाद में डिसीज्ड के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो जब केपेबल हो जाते हैं तब से लिमिटेशन का टाइम पीरियड काउंट होगा। यही सेम बात हमें सबसेक्शन 2 में बताई जाती है, बट सबसेक्शन 2 में हमें डिफेंडेंट के पर्सपेक्टिव से बताई है, जो पर्सन के अगेंस्ट में सूट फाइल हो रहा है। तो जब ऐसा पर्सन जिस पर्सन के अगेंस्ट में सूट फाइल हो रहा है वो अगर ज़िंदा होता तो उसके अगेंस्ट में सूट फाइल करने का राइट किसी दूसरे पर्सन के पास होता और वो पर्सन की डेथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल ए को बी के अगेंस्ट में सूट फाइल करना है। अब ए का राइट अराइज होने के पहले ही बी की डेथ हो गई। वही सेम हम एग्जांपल देखते हैं। ए ने बी के साथ में एग्रीमेंट किया कि मैं आपको 1 लाख रुपीज़ देता हूँ, आप मुझे ये 5 ईयर्स में रिटर्न कर देना। अब इन लोगों के एग्रीमेंट के हिसाब से 5 ईयर्स में अगर बी ने ए को पैसे नहीं दिए तो ए बी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर देगा। बट क्या होता है, ए का राइट बी के अगेंस्ट में सूट फाइल करने का जो राइट है वो अराइज होने के पहले ही बी की डेथ हो जाती है। अब अगर बी की डेथ हो गई तो जब तक बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल नहीं हो जाते हैं उस लायबिलिटी को संभालने के लिए, वो सूट उनके अगेंस्ट में फाइल हो, इतने वो केपेबल नहीं होते हैं जब तक के लिमिटेशन का पीरियड काउंट नहीं होगा। यही सेम सिचुएशन आप दूसरे एग्जाम्पल के लिए भी देख सकते हैं। जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल हो जाएगा या तो सूट फाइल करने के लिए फर्स्ट सबसेक्शन में, या उसके अगेंस्ट में सूट फाइल किया जाए सेकंड जो हमें सबसेक्शन बताया जाता है। ओके, अगर इसके रिलेटेड आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डिटेल में पूछ सकते हैं। अब हमें सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 3 हमें एक्सेप्शंस बताता है कि हमने जो भी ऊपर पढ़ा है वो कौन से 3 केसेस में अप्लाई नहीं होगा। पहला क्या है? सूट टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन। राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या होता है? बाकी जितने भी लोग हैं उनसे पहले आपका राइट है। फॉर एग्जांपल ये एक घर है, इस घर में ए और बी 2 को ओनर्स हैं, 50-50% शेयर है इनका इस घर में। अब अगर ए पर्सन अपना शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, मुझे ये जो फ्लैट है या जो ये प्रॉपर्टी है उसमें से जो मेरा पार्ट है, मेरा पार्ट ऑफ द शेयर मुझे सेल करना है, तो सबसे पहला राइट
बी के पास आता है, वो सबसे पहले बी को पूछेगा कि क्या आप ये पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ। तो बी के पास जो राइट आया ना, वो राइट है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। तो अगर राइट ऑफ प्रीएम्पशन को एनफोर्स करने के लिए कोई सूट फाइल होगा तो उसमें सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होंगे। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? सूट्स फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और फॉर अ हेरिडिटरी ऑफिस। हेरिडिटरी ऑफिस या सूट किस लिए है? पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। तो ऐसे केसेस में भी सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं हो रहा है। ये अगर आप जुडिशरी के लिए जो हमें MCQ में क्वेश्चंस आते हैं प्री में, तो उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कभी कभी आपको एक्सेप्शंस पूछ लिए जाते हैं कि ये जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 है सेक्शन 16 के, वो किस पर अप्लाई नहीं होंगे, या फिर एक्सेप्शंस क्या क्या है। तो सेक्शन 16 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है और अगर अभी तक आपने कंटिन्यू देखा है वीडियो को, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं